हाय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ वीरू सर में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग क्लास 9th का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, बल, जिसमें हमने बल के बारे में काफ़ी चीज़ बता दिया था। बल क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगने से उसके प्रभाव क्या उत्पन्न हो सकते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल बता दिया था, और न्यूटन के गति विषयक नियम तीनों बता दिए थे। तीनों नियम फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। जो न्यूटन का प्रथम नियम था वह, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते थे, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते थे। यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी, यदि कोई विराम में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था का परिवर्तन नहीं कर देता था। ठीक। और सेकेंड वाले में क्या था कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता था, यानी F बराबर m/a था। और थर्ड नंबर जो उसका नियम था, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक्शन रिएक्शन का नियम। उस नियम के अंतर्गत क्या आता था कि किसी वस्तु पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वह वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही फोर्स उस दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। ठीक है, तो चलिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम का स्पष्टीकरण या जड़त्व। ठीक है ना, जड़त्व या न्यूटन के प्रथम नियम का स्पष्टीकरण एक ही तीनों देखते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, देखिए होता है जड़त्व का अर्थ होता है परिवर्तन ना होना। क्या होता है? जड़त्व का अर्थ होता है परिवर्तन ना होना। ठीक है ना, अर्थात जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामा अवस्था या गति अवस्था बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान वेग से किसी दिशा में चल रही है तो वह उसी दिशा में चलती रहेगी। यानी जड़त्व क्या होता है कि सीधा ही पहले निचोड़ रख दिया है आपका कि परिवर्तन ना होना। ठीक है ना, यानी जैसे जिस अवस्था में वस्तु है उस अवस्था में बनी रहनी चाहती है, वही जड़त्व कहलाता है। ठीक है ना, अभी जड़त्व पर आधारित ढेर सारे उदाहरण देंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ सर ये वाकई में ऐसा होता है। तो यानी जब भी कोई पूछेगा तो जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का सीधा अर्थ होता है किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना होने देना। ठीक है ना, यानी अर्थात परिवर्तन ना होने देना, अर्थात किसी वस्तु का जड़त्व वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करिए। अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, यदि गति अवस्था में या एक समान वेग से एक ही दिशा में, ध्यान दीजिए इसमें दिशा यानी वह दिशा भी बनाए रखना चाहती है। बात है सुनना, यानी वो अपनी अवस्था यानी गति में है तो गति अवस्था बनाए रखनी चाहेगी, और विराम में तो विराम अवस्था में रहेगी, और वह दिशा में जिस दिशा में यानी वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी दिशा में जाते रहना चाहती है, या जिस दिशा में रुकी है उसी दिशा में रुकी रहना चाहती है। बात है समझना, यही हमारा जड़त्व कहलाता है। यह हम लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख सकते हैं, वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को जिसके कारण वह अपनी विराम अथवा गति अवस्था को, वस्तुओं की इस प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी विराम अथवा गति अवस्था को इसी प्रकार बनाए रखती है उसे जड़त्व कहते हैं। क्या होता है कि वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को जिससे वे अपनी विराम अथवा गति अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है उसे जड़त्व कहते हैं। आप कोई किताबी भाषा रट्टा मत मारिए, आप अपने तरीके से क्या कहते हैं याद कीजिए, जिस तरीके से आप याद कर पाए। बात आ रही समझ में? नहीं, जिस तरीके से आप याद कर पाए और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं बस उसी तरीके से याद कीजिए। जड़त्व कुछ होता नहीं है, जड़त्व सीधा होता है कि अवस्था में परिवर्तन ना होने देना, यानी जिस अवस्था में वस्तु है उस अवस्था में बनी रहना चाहती है। अगर उसी अवस्था में बनी रहेगी तो वही उसका जड़त्व कहलाएगा। बात आई समझना। अब देखिए जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर तो विराम का जड़त्व और दूसरा नंबर गति का जड़त्व। कुछ नहीं है इसमें भी, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। देखिए विराम का जड़त्व में यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, यही तो बोला है ना उसमें, यदि वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर। स्थिर है ना, तो स्थिर है तो उसको गतिमान करने के लिए क्या करेंगे, उस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे। जैसे ही बाह्य बल लगाएंगे वो अवस्था का परिवर्तन हो गया। भाई वह स्थिर थी, उस पर हमने बाहर से कोई फोर्स लगाया, कोई बल लगाया, वह गतिमान अवस्था में हो गई। जब गतिमान अवस्था में हो गई तो वह उसकी अवस्था परिवर्तन हो गया। बात है सुना। देखिए फिर से, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर
उसकी स्थिर अवस्था को बदल न दिया जाए। स्थिर अवस्था को बदलने का मतलब गतिमान न कर दिया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को विराम का जड़त्व कहते हैं। बात आई समझ में, सीधा सीधा सिंपल है। अब देख लेते हैं गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वैसे ही गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गतिमान अवस्था को स्थिर ना कर दिया जाए। भाई गतिमान है तो वह गतिमान रहना चाहती है, आप उस पर बाह्य बल लगाओगे, बाह्य बल लगाकर उसको उसकी गतिमान अवस्था को स्थिर करना चाहोगे, स्थिर हो जाएगी तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो वहीं वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहते हैं। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए जड़त्व पर आधारित कुछ उदाहरण हैं, जैसे जड़त्व या न्यूटन के प्रथम नियम। एक ही बात हुआ, जैसे कोई बस में सवार यात्री बैठा रहता है, अचानक ब्रेक लगने से वो आगे की तरफ क्यों झुक जाता है? पहले सोचिए, समझने की चीज कीजिए, कोई लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई बस में बैठा यात्री है, ब्रेक लगती है, अचानक से ब्रेक लग जाती है तो वो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ड्राइवर है, ये हमारी लंबी सी बस है, ठीक है। यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आपका पैर सरफेस पे एकदम इससे जड़त्व के कारण चिपका हुआ है और ये पूरी बस जा रही है। जब जाएगी तो आपका आगे का सिरा भी तो जाता है, पूरा मतलब शरीर आपकी जा रही है। जब अचानक यहाँ पे टायर है ट्रक का, वो बस का, जब अचानक से ब्रेक मारा ये, तो यहाँ पर आपका तो जड़त्व के कारण इसके सरफेस से बंधा हुआ है, लेकिन ये वाला सिरा क्या है, तब अब भी गतिमान रहता है। क्या रहता है? अब भी ये आगे की तरफ गतिमान होता है। ये जल्दी से क्या होता है, इसके टच में रहता है तो ब्रेक लगने के कारण ये जल्दी स्थिर अवस्था में आ जाता है। लेकिन ये हमारा आधा सिरा जो रहता है वो तब पर भी गतिमान रहता है, इसीलिए आगे की ओर ये झुक जाता है। बात है समझना, क्योंकि ये अब भी गतिमान है, ये तो तुरंत रुक गया। आधा सिरा हमारा तो इसे सरफेस से लगे होने के कारण, बस के सतह से लगे होने के जमीन से लगे होने के कारण बस के वो तो रुक जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारा आगे का सिरा अब भी गतिमान रहता है, इसीलिए हम लोग आगे झुक जाते हैं। ये बात हम उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि यही हमारा जड़त्व क्या कहता है, अवस्था को बनाए रखना। यानी आगे का सिरा तो हमारा क्या होता है, गतिमान अवस्था में रहता है, गतिमान अवस्था में रहता है। लेकिन जब ये अचानक ब्रेक मारता है तो ये सारे यहां से लेकर पूरा जो एरिया रहता है तो स्टॉप हो जाता है, यानी स्थिर अवस्था में रहता है। लेकिन हमारी बॉडी क्या रहती है, अब भी गति की अवस्था में आगे की तरफ दिशा में, ध्यान देना वहां पे हमने बोला एक ही दिशा में चल रही हो, यानी दिशा में आगे की तरफ झुकने, गतिमान रहना चाहती है, इसीलिए आगे की तरफ झुक जाती है। बात है सुनना। अब कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कि अचानक ब्रेक लगने से आदमी उसमें यात्री बैठा आदमी आगे की तरफ क्यों झुक जाता है? सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण उसका शरीर को जो निचला सिरा रहता है वो बस से क्या रहता है, अटैच रहता है, तो इसलिए वो जल्दी से विराम अवस्था में आ जाता है। लेकिन उसका ऊपरी भाग तब पर भी गतिमान रहता है, इसलिए अचानक ब्रेक लगने से उसका निचला सिरा विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग अब भी गति अवस्था में रहता है, इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। बात आई समझ ना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी कुल्हाड़ी का ऐसी लकड़ी का उसमें लगा रहता है बेट, फिर उसमें ये कुल्हाड़ी मान लीजिए अपनी अच्छे से बना लीजिएगा, ऐसे कुल्हाड़ी हो गई, ठीक है। ये थोड़ा कुछ ढीला हो गई, ऊपर चल गई है, तो जब इसको ऊर्ध्वाधर जमीन पे पटकते हैं, ऊर्ध्वाधर जमीन पर क्यों पटकते हैं, ताकि ये इसमें कस जाए। अब देख लो कसने का क्या पराक्रम होता है, जब इसको उठाएंगे इस लकड़ी को उठाएंगे तो ये पूरा उठ जाएगा, उठेगा नहीं उठेगा भाई, जब पूरा उठ जाएगा और जैसे इस पे फोर्स लगाकर जमीन पे पटकेंगे तो ये लकड़ी का सिरा जो होता है ये जमीन के सतह पर तो आके तुरंत टच हो जाएगा और ये पूरा लकड़ी हमारी क्या हो जाएगी, विरामावस्था में तुरंत आ जाएगी। लेकिन ये जो लोहा होता है, ये जो कुल्हाड़ी है अब भी ढीली रहती है, इसलिए गति अवस्था में नीचे की तरफ बनी रहनी चाहिए, इसलिए झटके से आकर इसमें कस जाती है। बात आई समझ। चलिए फिर से एक बार देखते हैं क्या होता है। ये हमारा लकड़ी का बेत हो जाता है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं हम लोग इसमें एक फावड़ा लगा देते हैं। बात है समझ में, फावड़ा लगा दिए। अब जब ये ढीला हो जाता है तो इसको ऊपर उठाते हैं और उसको सरफेस पे किसी पक्की जगह पे या किसी लकड़ी पर इसको ऊर्ध्वाधर पटकते हैं। जब इसको पटकेंगे तो ये वाला जो सिरा होता है, इसका बेत जो होता है, इसमें टकरा कर तुरंत यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, विराम रुक जाएगा। लेकिन ये जड़त्व के कारण अब भी इसमें गति अवस्था रहती है, इसीलिए आके नीचे ये
इसमें कस जाता है लकड़ी में। इतनी बात आई समझ में ना। चलिए अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ढेर सारे उदाहरण होते हैं जड़त्व के नियम के, जो हम लोग या जैसे कार में बैठे रहो तो अचानक हैंडल इधर मोड़ देता है, इधर मोड़ देता है, तो आप भी कभी इधर झुक जाओगे, कभी उधर झुक जाओगे, इसी जड़त्व के कारण। क्यों? क्योंकि आप एक ही दिशा में जाते रहना चाहते थे और अचानक कार वाला इधर मोड़ दिया। जब इधर मोड़ दिया तो आप सीधे ही जाते रहना चाहते तो आप इधर मुड़ गए। समझ में आया ना। आप देखिए जैसे क्या होता है कि आप यहाँ पर बैठे हो अच्छे से और इधर कार इधर मुड़ देगा तो आप इधर मुड़ोगे, यानी अगर कार इधर मुड़ रहा है तो आप इधर इस तरफ झुकोगे। बात है सुना। अगर लेफ्ट राइट, लेफ्ट मतलब कार का ड्राइवर उसको हैंडल मोड़ रहा है तो आप राइट की तरफ। क्यों? क्योंकि आप राइट, आपकी कार उतना विस्थापित हो गई और आप वहीं पे बना रहने चाहते थे, इसलिए आप उधर झुक जाओगे। बात आ रही समझ में ना। इसलिए ढेर सारे जड़त्व के उदाहरण थे। ये मतलब न्यूटन के प्रथम नियम पर हमारा उदाहरण था। आइए हम लोग देख लेते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर उदाहरण कुछ, यानी क्रिया प्रतिक्रिया पे। और बुक से पढ़िएगा और क्या कहते हैं कि हम लिखा देंगे यहाँ पर सारी चीजें, समझाएंगे नहीं तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। आप ये सारी चीजों को माइंड में सेट कीजिए। बाकी जो भी दिक्कत तो फिर से बताइए, फिर से हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से बताएंगे। आप सिर्फ बताइए बस कमेंट करके सर ये वाला टॉपिक फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया तो हम फिर से बताएंगे। इसमें कोई चिंता की कोई दो राय नहीं है कि नहीं बताएंगे। बात आ रही समझ ना। चलिए न्यूटन के तीसरे नियम पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम का कुछ उदाहरण। अब बता सकते हैं कि न्यूटन का जो तीसरा नियम था काहे का नियम था, यानी वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया। भैया अगर आप हमको 2-3 खींच के मारोगे तो मैं भी उतना सामर्थ्य हूं, आपको उतना ही लगाऊंगा बराबर का। ये बात समझिए कि उतने बराबर का उतना ही लगाऊंगा आपको, आप चाहे चले ही जाइए कहीं यमलोक पर ही, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही होता है कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाती है तो यह वस्तु भी उस पर 20 न्यूटन का ही बल आरोपित करती है। यानी आप किसी वस्तु पर जितना बल आरोपित करेंगे वह दूसरी वस्तु भी आप पर उतना ही बल आरोपित करेगी, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि इसके उदाहरण। हम लोग जब पानी में तैरते हैं तो आदमी पानी को पीछे की तरफ फेंकता है या हाथ पैर से चलाकर पीछे की तरफ ढकेलता है। क्यों? यही कारण है कि आप जितना पानी पीछे की तरफ ढकेलेंगे आप पर भी पानी उतना ही बल लगाएगा। यानी आगे की तरफ आप पानी पीछे ढकेल रहे हो और पानी आप पे आगे बल लगाएगा तो आप आगे चले जाओगे, आगे चलते हुए आगे तैरते हुए चले जाओगे। बस जब से कोई आप जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या कारण है पानी में आदमी तैरते हुए पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है, तो आप सीधा बोल दीजिए कि सर इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। और जब आदमी पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है तो ढकेला गया पानी भी आदमी के ऊपर उतना ही बल लगाता है और जिससे वह आदमी आगे की तरफ चला जाता है। बात है समझना। चलिए और एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर व्यक्ति जैसे चलता हुआ व्यक्ति, अगर सरफेस पे कोई व्यक्ति चल रहा है तो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। किसका नियम लगता है? क्रिया प्रतिक्रिया का। कहोगे सर कैसे? आप जमीन को अपने हिल्स के सहारे या पंजे के सहारे उसको पीछे की तरफ ढकेलते हो, पीछे की तरफ ढकेलते हो तो वह पृथ्वी भी आप पर उतना ही आगे की तरफ बल लगाती है तो आप चलने लगते हो। बात सुनना, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है। और देखिए जब कोई वस्तु, जब बंदूक से कोई गोली निकलती है, जब कोई बंदूक अभी तो चलाए नहीं होंगे आप लोग, जब बंदूक से गोली निकलती है तो पीछे की तरफ धक्का देती है। क्यों? क्योंकि जिस वेग से वो आगे जाती है वो बंदूक को भी उसी वेग से पीछे फेंकती है। अभी इस पे हम सवाल लगवाएंगे, काफी अच्छी सवाल, ठीक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ढेर सारे सवाल लगवाएंगे। तो कोई पूछ ले कि बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक को पीछे की तरफ क्यों धक्का देती है? क्यों? क्योंकि भैया इधर से गोली निकल रही है। देखिए हम बंदूक बना तो नहीं पाएंगे, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए हमारी बंदूक हो गई, ठीक है। यहां से कोई गोली निकलती है, ठीक है ना। यहां से कोई गोली, क्यों? गोली का वेग, गोली तो छोटी होती है हमारी, गोली हमारी क्या होगी? छोटी होगी और बंदूक हमारी बड़ी होगी। तो यहां से जब निकलेगी
तो इसको पीछे की तरफ ढकेलेगी। कहोगे सर आपने अभी बताया कि ये बंदूक जितने वेग से जितना बल इस पे लगाएगी, गोली भी उतना बस लगाएगी, तो आदमी को भी उतना पीछे जाना चाहिए जितना बंदूक की गोली जाती है। नहीं, क्यों? क्योंकि बंदूक का वेट यानी m ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, और गोली का द्रव्यमान ग्राम में होता है, और इसका तो कभी कभी किलोग्राम में होता है। ठीक है, तो ये इस पर उतना बल नहीं लगा पाएगी जितना ये बंदूक इस पर लगाएगी। ठीक, इसीलिए बहुत ही आगे निकल जाएगी गोली, और इसकी अपेक्षा ही पीछे ही रह जाएगी। बात है सुनना। तो कोई आपसे पूछे कि बंदूक चलाते समय पीछे की तरफ धक्का क्यों देती है, तो आप ये सीधे बता दीजिएगा कि सर बंदूक चलाते समय बंदूक और गोली में क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है। बंदूक जितना गोली पर बल लगा आगे फेंकने के लिए, आगे उसको बढ़ाने के लिए बल लगाती है, गोली भी उस पर उतना ही बल लगाती है। बात है सुनना। अब देखिए इतना तो समझ में आया ना, पृथ्वी पर चलना, ये सारे उदाहरण। अब हम लोग देख लेते हैं संवेग। क्या था? संवेग। देखिए बुक में दिया होगा ढेर सारे उदाहरण, जितना उदाहरण दिया हमने बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा आप हमसे कमेंट कीजिएगा, फिर से पूछिएगा, फिर से हम बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं संवेग, मोमेंटम। संवेग समझने के लिए पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। ठीक है ना, कुछ बातें समझने का मतलब कि आप भिन्न भिन्न दो द्रव्यमान की दो कोई गेंद ले लीजिए। मान लीजिए किसी गेंद का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, वो 4 किलोग्राम मत मानिए, किसी, हाँ मान लीजिए 4 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी गेंद का या वॉलीबॉल का 4 किलो द्रव्यमान है, और कोई सी का है 3 किलोग्राम, और दोनों एक ही वेग से आ रही है। देखिए ये कोई हमारी बॉल है, ये इसका 4 kg मान लीजिए कह रहा हूं, और ये हमारी है 2 kg की। ठीक, इसका ये दोनों इसी दिशा में लुढ़कती हुई आ रही है। ये भी है आपका 15 किमी प्रति आवर्स, ये भी आपके 15 किलोमीटर प्रति आवर्स से। आप बताइए रोकने के लिए किस पर ज्यादा बल आरोपित करना पड़ेगा? और सर इस वाली पे। हाँ सही है, इस वाली पर आपको ज्यादा बल आरोपित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। वेग तो दोनों का इक्वल है ना, वेग से कोई लेना लादना है नहीं हमको, वेग दोनों का बराबर है, तो वेग छोड़िए। अब हम लोग द्रव्यमान देख लेते हैं। द्रव्यमान क्या कहते हैं? आसमानों की ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु पर हमको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वेग तो समान है, हमको बल वाले क्या कहते हैं, इस पे जिसका वेट ज्यादा रहेगा उस पे हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अब देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को पलट देते हैं, इसको 16 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, और इसको भी 4 कर देते हैं। अब बताइए, यानी दोनों का द्रव्यमान समान है और वेग क्या है? भिन्न भिन्न है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान है और वेग इसका भिन्न भिन्न है, तो आप सीधा बोल दोगे सर इस पे यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा वाले पे ज्यादा, क्योंकि वो बहुत तेजी से आ रही है, उस पे पूरा हमको तैयारी से रहना होगा, उस पे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। बात है सुनना। यानी किसी वस्तु को रोकने के लिए उसके द्रव्यमान और, यानी किसी वस्तु का अवस्था परिवर्तन करने के लिए उसका द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। आइए हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है कि वही चीज कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो गेंदों के वेग समान होने पर, भिन्न भिन्न दो गेंदों के समान होने पर, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो गेंदों के समान होने पर उन्हें रोकने के लिए ठीक अधिक द्रव्यमान की गेंद पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक, यानी अगर द्रव्यमान भिन्न रहेगा और वेग समान रहेंगे, तो ज्यादा जिसका द्रव्यमान रहेगा उस पे हम लोग क्या लगाएंगे? अधिक बल लगाएंगे। और देखिए, और यदि
समान द्रव्यमान, अब देखिए जो बताए थे, समान द्रव्यमान की दो गेंदों का वेग भिन्न हो तो उन्हें रोकने के लिए अधिक वेग की गेंद पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। बात है समझना, यानी भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो गेंद के वेग समान है तो उन्हें रोकने के लिए जिसका द्रव्यमान अधिक है उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। और वहीं पे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान समान कर दे रहे हैं और वेग को भिन्न भिन्न कर दे रहे हैं, तो जिसका वेग क्या कहते हैं अधिक रहेगा उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु, छोटा छोटा लिख देगा। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था, ठीक है ना, क्या, अतः किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन द्रव्यमान तथा उसके सवाल यहां से देख लीजिए, अवस्था में परिवर्तन, किसी वस्तु की विरामावस्था तो गति अवस्था में परिवर्तन के लिए, ये नहीं लिखे थे, लगाया गया बल वस्तु की वेग तथा द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। यानी किसी वस्तु की विरामावस्था तो गति अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, कोई विराम वस्तु है उसमें गति है तो उसको विराम में करने के लिए, विराम है तो गति में परिवर्तन करने के लिए उसके वेग और उसके द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। बात है समझ में, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा क्या है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है इसको, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, क्या हो गया इसको, वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग बस हमारा इतना ही है, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान यम है और उसके वेग कोई वी वेग से जा रहा है, उसके गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी पी बराबर एम इंटू वी। क्या होता है, पी बराबर एम इंटू, एम का मान क्या होता है, किलोग्राम, ये पता है, और वी क्या होता है, वेलोसिटी, यानी मीटर प्रति सेकंड,
ठीक है ना, यानी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। ठीक, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, यानी मान लो कोई वस्तु का द्रव्यमान यम है, ये लुढ़कती हुई v वेग से जा रही है, तो इन दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे और इसके वेग और इसका जितना द्रव्यमान है वही हमारा संवेग आ जाएगा। P बराबर m इंटू वी। बात आई समझ में ना, यही है हमारा संवेग। ठीक है, अब देखिए आगे कि इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध क्या देखेंगे हम लोग? संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध क्या बल होता है? डेल्टा P अपान डेल्टा T बटे F होता है। यह संबंध होता है, यह हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। ठीक है ना, अब देखिए संवेग को क्या कहते हैं? संवेग तो वही है हमारा ना, P बराबर m इंटू ए, यही होता है। ठीक है ना, तो चलिए यहां पे लिखते हैं माना। ठीक, m द्रव्यमान की कोई वस्तु। ठीक है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु u, इसका u क्या है? u प्रारंभिक, यही बताए थे उसमें वेग में, u प्रारंभिक वेग से क्या है कि माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। ठीक, फिर यदि डेल्टा T समय अंतराल तक एक निश्चित बल लगाएं, यदि डेल्टा T, ये समय अंतराल है, क्या है? समय अंतराल। यदि डेल्टा T समय तक F बल, यानी डेल्टा T समय, यानी कोई 1 सेकंड से बल लगाना चालू किया, 4 सेकंड तक बल लगाया है उसमें। ठीक है ना, यदि डेल्टा T समय तक F बल लगाने पर उसका वेग v हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है ना, हो जाता है, तो यहां पर लिख लो तो। ठीक, अब बताओ क्या कहते हैं? वस्तु का प्रारंभिक संवेग। अब बताइए P1 ज्ञात करेंगे ना, P1 तो कोई m द्रव्यमान की वस्तु m u प्रारंभिक वेग, इसको पहला मान लेंगे। ठीक है ना, इसको पहला मान लेंगे। और वस्तु का अंतिम संवेग, अंतिम वेग लेंगे। प्रारंभिक वेग लिए थे तो प्रारंभिक, इसको P2 प्रारंभिक संवेग निकाल ले तो U1 लिए तो प्रारंभिक वेग लिए थे, और अंतिम जब संवेग निकाल ले तो अंतिम वेग लेंगे, तो m इंटू वी, इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। बात है समझ में ना। चलिए अब देखते हैं संवेग परिवर्तन, यानी संवेग परिवर्तन को डेल्टा P से लिखते हैं। तो संवेग परिवर्तन ज्यादा वाला यानी P2 माइनस P1 हो जाएगा, तब P2 माइनस P1, तो P2 कितना दिया हुआ है? M1 V1 माइनस P1 कितना दे दिया है? MU। ठीक है, अब इन दोनों में यम कॉमन है तो P2 P1 दिख रहा है आप लोग को। अब इसको यम कॉमन ले लेते हैं, जब यम से भाग करोगे तो V माइनस U बचेगा। ठीक, इतना बचा। अब आप देखिए क्या ये है, ये हमारा है क्या? ठीक,
अब देखिए संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है ना, संवेग परिवर्तन की दर यहां से हम लोग निकालेंगे संवेग परिवर्तन की दर। ठीक, संवेग परिवर्तन की दर को निकालने के लिए हम लोग डेल्टा, दर से क्या होता है, डेल्टा टी तो होता है ना, ये डेल्टा पी है हमारा, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, यानी इसको डेल्टा पी बोलेंगे, अभी लिखे है ना ये डेल्टा पी, ठीक है ना, डेल्टा पी बराबर ये देखिए एम वी माइनस यू है अब बटे डेल्टा टी है। अब आप लोग याद कीजिए ए बराबर डेल्टा वी लिखा थे या डेल्टा वी ऐसे को लिखा ना, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही तो लिखवाए थे। तो देखो इतना क्या दिखा रहा है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो यानी यम हमारा ऐसे रहेगा कि ए हो गया कि नहीं हो गया, और डेल्टा पी बटे डेल्टा टी हो गया। अब एफ बराबर एम इंटू ए बताए हैं शुरू में ही, एफ बराबर एम इंटू ए ये भी बताए हैं, ठीक है। तो एफ बराबर एम इंटू ए किससे ये काहे का है समीकरण बताइए, ये न्यूटन का दूसरा समीकरण है ना, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो डेल्टा पी बराबर बटे डेल्टा टी और क्या हो जाएगा एफ, ठीक, हमारा ये सिद्ध हो गया। यही संबंध है, बात आ रही समझ में ना, यही संबंध है। ठीक, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। संवेग परिवर्तन और बल में संबंध क्या होता है कि माना कोई यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, ये प्रारंभिक वेग है, और इस पर कोई डेल्टा टी समय तक डेल्टा टी यानी कोई किसी समय तक बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो डेल्टा टी समय तक एफ फोर्स लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। तो संवेग का हम लोग सूत्र जानते हैं, P बराबर m इंटू वी होता है, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 निकालेंगे तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग रख दोगे, उसको पहले समीकरण मान लोगे, और वस्तु का अंतिम संवेग, यहाँ पे अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग v है तो v रख देंगे। और संवेग परिवर्तन क्या होता है, P2 माइनस P1, यानी ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देना है हमको, तो ज्यादा हमारा P2 है और P1 वाले में घटा देना है, डेल्टा P आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए P2 कितना है, P2 इतना है, यहाँ पे रख दिया, माइनस P1 कितना है, इतना रख दिए। अब इसके बराबर डेल्टा P होता है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यम कॉमन ले लिए है, बात आ रहा समझना। देखिए P2 हमारा इतना रख दिए, ठीक है, और P1 हमारा इतना रख दिए दोनों कोष्टक में, और इन दोनों में यम कॉमन है तो यम को भाग करके बाहर कर लिए हैं, और P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 डेल्टा P के बराबर है, ठीक है। अब आ जाते हैं संवेग परिवर्तन की दर यानी समय से लिया जाता है, तो डेल्टा P से भाग कर दिए, डेल्टा T से दोनों पक्षों में भाग कर दिए, ठीक है ना, इतना तो पता ही है। अब देखिए वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल लिखा है, ठीक, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो ये हमारा हो जाएगा a के बराबर, और ये हम ऐसे ही रहेगा। तो पहले हमने बता दिया न्यूटन के दूसरे नियमानुसार m इंटू ए वाला, ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अभी देखिए इतनी बातें सुन रहे हैं, अभी चलिए हम लोग अभी संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ेंगे इसी में ही। चलिए दोस्त फिर से एक बार पढ़ते हैं फ्रेंड, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है ना। अभी हमने इसके पहले ढेर सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया, ठीक। अब देख लेते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यदि दो या दो से अधिक पिंडों के संकाय पर बाहरी बल ना लगे तो उनका कुल संवेग निश्चित रहता है या नियत रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई दो या दो से अधिक कोई पिंड है, ठीक, इसका द्रव्यमान m है, इसका और वेग u है, ठीक है, और इस पर कोई बाह्य बल ही नहीं लगाओगे तो संवेग क्या होता है, P बराबर m इंटू वी, तो v 0 है और द्रव्यमान क्या है इतना, तो इनका संवेग जब गुणा कर दोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इसकी तो 0 है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है, ठीक। क्या बोला कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के संकाय पर कोई बाहरी बल ना लगे तो संकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अब देखिए हम लोग दो पिंड लेते हैं, क्या लेते हैं, दो पिंड। एक पिंड ले लिए जिसका द्रव्यमान यम है, क्या है, जिसका द्रव्यमान m1 है, और इसका द्रव्यमान m2, इसका वेग क्या है, इसका जो वेग है u1 है, और एक छोटा सा द्रव्यमान ले लिए हम लोग जिसका द्रव्यमान m2 है, छोटा सा पिंड ले लिए जिसका द्रव्यमान m2 है और वेग u2 है, ठीक। अब ये दोनों एक ही दिशा में यानी इसी दिशा में जा रहे हैं।
अब ध्यान दीजिए, इस दिशा में जा रहे हैं और इसका वेग अधिक है। किसका वेग अधिक है? इसका u1 वाले का, यानी m1 द्रव्यमान का, जो m1 हमारा द्रव्यमान है, लिख दिया गया, जो m1 द्रव्यमान का पिंड है, इसका जो वेग है वो अधिक है और इसका वेग क्या है? कम है। तो जब इसका वेग अधिक रहेगा, इसको जाकर कहीं ना कहीं टक्कर मारेगा। मान लीजिए यहाँ पर टक्कर मारा, ठीक है ना, यहाँ पर टक्कर मारा, यानी m1 द्रव्यमान का पिंड m2 द्रव्यमान के पिंड से टकरा गया। जब टकरा जाएगा तो इसका वेलोसिटी जो रहेगा इसको दे देगा ना, तो यानी अब ये वाला नहीं भागेगा, m1 द्रव्यमान नहीं भागेगा आगे, ये वाला m2 वाला भागने लगेगा, ठीक है ना। ये टक्कर के बाद इसका m1 द्रव्यमान, इसका v2 वेग हो जाता है, वो v1 वेग हो जाता है और m2 द्रव्यमान का v2 वेग हो जाता है। चित्र को देखिए, सब समझ जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है ना। इतना आइए हम लोग देख लेते हैं। और संवेग को हमेशा याद रखना, संवेग क्या होता है हमारा? संवेग बराबरे द्रव्यमान गुणे वेग, ये हमेशा हमको काम आएगा, यानी P बराबरे m इंटू वी। अभी देखिए इसी में अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, वही लिख दिया कि माना, देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, बस थोड़ा सा और, बस यही 2 टॉपिक है और बस इसके बाद समय संरक्षण का सिद्धांत उसको पढ़ा देंगे। चलिए, माना m1 व m2 द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः u1 और u2 वेग से एक क्षैतिज तल पर एक ही दिशा में चल रहे हैं। अब देखो मैंने कोष्टक में लिख भी दिया था कि जहां पर u1 का वेग u2 के वेग से अधिक है, इस अवस्था में इनके संवेग, इसका संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी m1 u1 हो जाएगा और इसका संवेग m2 u2 हो जाएगा, ठीक है ना। वही लिखे हुए m1 u1, इसके वाले पहले वाला संवेग, दूसरे वाले का संवेग m2 u2 होंगे, तथा कुल संवेग यानी इन दोनों का संवेग जोड़ देंगे भाई, m1 u1 प्लस m2 u2। फिर माना दोनों पिंड परस्पर टकराते हैं, यहाँ पे टकरा गए हैं, फिर इसका वेग क्या हो जाएगा? इसका संवेग क्या हो जाएगा? m1 v1 और इसका m2 v2 हो जाएगा। फिर दोनों का संवेग जोड़ देंगे, दोनों का संवेग क्या हो जाएगा? m1 v1 और m2 v2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही होगा, ठीक। अब संवेग संरक्षण के नियमानुसार टकराने के पहले का संवेग और बराबर टकराने का बाद का संवेग दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग बराबर होना चाहिए। तो टकराने के पहले का कुल संवेग क्या था? टकराने के पहले का कुल संवेग यही तो था ना, ये वाला, देखिए रेड पेन से लिख देते इसको, यही वाला तो है टकराने के पहले का कुल संवेग, और टकराने के बाद का कुल संवेग ये वाला है। तो यानी टकराने के बाद का m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 है। बात है सुनना, ऐसे ही समझ लीजिए कि किसी 2 गाड़ियां जा रही हैं, आगे वाली गाड़ी की स्पीड कम है, पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, और जब आगे वाली गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी धक्का मारेगी, जब उस पर टकराएगी तो धक्का मारेगी, तो आगे वाली गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी इसके मतलब ये जो इसको धक्का मारा उसके वेग वाले में ऐड हो जाएगा। बात है सुना, यानी टकराने पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग, दोनों संवेग बराबर रहते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि आवेग क्या होता है? बल का आवेग जब, इतना बात आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद एक वीडियो इसके और बनेगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल लगे रहेंगे, ठीक। आप लोग थोड़ा सा भी परेशान मत होइएगा, मैं पूरे वीडियो बनाऊंगा, पूरे सब चीज एक चैप्टर वाइज, बस थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। और बाकी सब आप लोग को दिया जाता रहेगा ऐसे ही। तो आप लोग हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए बस। बल का आवेग, ठीक। देखिए इसका जो फार्मूला होता है I बराबर F इंटू डेल्टा टी, ठीक। या हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए आरोपित होता है, ठीक। या हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए आरोपित होता है, ठीक है ना। जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए आरोपित होता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को
तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, जब कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए, बस थोड़े समय के लिए आरोपित होता है, तो क्या आरोपित होता है, तो बल तथा जो बल है, जो जितना उस पर फोर्स लगाए हो और जितने समय के लिए लगाए हो, उसी को गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं आई बराबरी एफ इंटू डेल्टा टी, आई बराबरी एफ इंटू डेल्टा टी। अब बताइए इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक सब लोग जानते हो, न्यूटन। बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा, मल्टीप्लाई लगाओ। और टी का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, समय का मात्रक। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, न्यूटन प्रति सेकेंड। ठीक है। चलिए एक छोटा सा आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। क्या, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। देखिए इन दोनों में क्या संबंध होता है, वही हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। बात आ रही है समझ में ना। ठीक है ना। अब देखिए कि जो आवेग होता है, अभी हमने आवेग आई बराबर क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा, एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना। अब एफ देखिए, देखते जाइएगा, बस आपको आता जाएगा। एफ बराबर एम इंटू ए, याद कीजिए, एफ बराबर, हम लोग कोष्टक में लिख भी दे रहे हैं कि एफ बराबर एम इंटू ए, हमने पढ़ा है। बात है सुनना। अब देखिए सेकंड वाले स्टेप में ए बराबर निकालेंगे, आवेग ऐसे आई बराबर लिखते चलिए, एम, ए बराबर हमने क्या पढ़ा, वेग परिवर्तन बटा समांतर, यानी वी माइनस यू बटे डेल्टा टी। याद आया ना। हाँ, वेग परिवर्तन बटा समांतर, ये हमारा त्वरण है, तो वी माइनस यू बटे डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो आवेग बराबरी एम इंटू वी माइनस यू बचा। बताया सुनना। अब हम लोग अब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर चाहे, तो आवेग बराबर एम वी माइनस एम यू। ठीक ना। अब देखिए आवेग परिवर्तन को डेल्टा पी से व्यक्त करते हैं, लिख लीजिए, आवेग परिवर्तन यानी आई बराबरी डेल्टा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेग आई बराबर डेल्टा पी हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पे बस इसको लिख लीजिए, डेल्टा पी बराबर एम वी माइनस एम यू। इतना आ गया, इतना सारा संबंध है। ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, और जो ना समझ में आएगा हमसे बेझिझक पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद इसमें एक चैप्टर और एक चैप्टर कह रहे हैं, इसमें एक पार्ट और बनाया जाएगा जिसमें सारे आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है। जो भी त्रुटियां होंगी आप हमें कमेंट में बताइए और बेझिझक बताइए, और जो भी दिक्कतें आ रही हो आपको क्वेश्चन लगानी या कुछ भी करने में, तो आप हमें बताइए। या कोई भी टॉपिक को छूट रहा है, जहां तक मुझे नहीं लगता कि छूट रहा है, लेकिन कुछ भी छूट रहा है तो आप हमें बताइए कि सर ये छूट गया है, आप फिर से, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। आप थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए, और जो भी गलतियां होंगी उससे कमेंट में बताइए। कमेंट थोड़ा प्लीज कि भद्दा मत दीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।